दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड्स होता है। क्या होता है दोस्तों डाइसैकेराइड्स? तो यहाँ पर जो दूध में उपस्थित रहते हैं डाइसैकेराइड्स वो क्या होता है, एक प्रकार का लैक्टोज है दोस्तों, है ना। तो जो डाइसैकेराइड्स है वो क्या है, दूध में रहता है, लैक्टोज रहता है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुक्रोज। सुक्रोज है दोस्तों जो कि बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पॉलीसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्लाइकोसाइड बंध कहलाता है दोस्तों। जो पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड्स इकाइयों को जोड़ने वाला बंध होता है दोस्तों उसको ग्लाइकोसाइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, रक्त शर्करा किससे समानता रखती है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लाइकोजन और फ्रक्टोज। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें देखिएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्लूकोज है दोस्तों वो रक्त शर्करा है ना, समानता है वो रखता है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक या फिर कीटोनिक या फिर एल्कोहलिक। ऑप्शन 4 दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्डिहाइड तथा एल्कोहलिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा नंबर के, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एल्डोहेक्सोज है? सेल्यूलोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर रेफिनोज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है जो आपका एल्डोहेक्सोज है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ग्लूकोज है वो क्या है, एल्डोहेक्सोज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां नंबर का, किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? दूध का, प्रोटीन का, खनिज का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। तो किसका होता है दोस्तों कैलोरी मान सर्वाधिक? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों उसका जो कैलोरी मान है वो सर्वाधिक होता है जो ऑप्शन में दिए गए उनके आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिप शर्करा है समघूर्णी, दक्षिण घूर्णी, वाम घूर्णी, प्रकाशिकीय, निष्क्रिय। तो यहाँ पर हो जाएगा जो प्रतिप शर्करा है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वामी घूर्णी एक प्रकार से प्रतिप शर्करा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का, ताजा बने हुए शर्करा विलयन का प्रकाशिकीय घूर्णन में समय के साथ परिवर्तन होता है। ऑप्शन में दिया है म्यूटा रोटेशन, घूर्णी गति, प्रतिपन या फिर विशिष्ट घूर्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो ताजा बने हुए शर्करा विलयन का प्रकाशिकीय घूर्णन में समय के साथ परिवर्तन होता है दोस्तों किसका, प्रतिपन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिकाएं निम्न में से किसके द्वारा ग्लूकोज में अपनी ऊर्जा व्युत्पत्ति करती है? ग्लाइकोलिसिस द्वारा, श्वसन द्वारा, निर्माण द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्लाइकोलिसिस द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रॉलिस एमिनो अम्ल होते हैं, फ्रक्टोज में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है या फिर एमाइलोज सेल्यूलोज का यौगिक है। तो कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों जो बिल्कुल करेक्ट है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का क्या है, बहुलक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार्च का जल अपघटन होने पर बनने वाला उत्पाद है वो क्या है? फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, ग्लूकोज दोस्तों स्टार्च का जल अपघटन होने पर बनने वाला मुख्य उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेफिनोज क्या चीज है? ट्राइसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रेफिनोज है दोस्तों वो क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है ट्राइसैकेराइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का, निम्न में से एक शर्करा जो कि डाइसैकेराइड्स नहीं है वो क्या है? लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। यहाँ पर इसका
जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। जो डाइसैकेराइड्स नहीं है दोस्तों उसमें गैलेक्टोज आता है आपका, तो किसका, शर्करा का है ना, जो डाइसैकेराइड्स के रूप में नहीं है वो आपका गैलेक्टोज है। बाकी लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये सब डाइसैकेराइड्स की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किस परीक्षण द्वारा अपचयन तथा बिना अपचयन वाली शर्करा का पता लगाया जाता है? मॉलिस परीक्षण के द्वारा, बायूरेट परीक्षण के द्वारा, फेहलिंग परीक्षण के द्वारा या फिर मिलन परीक्षण के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फेहलिंग परीक्षण के द्वारा अपचयन तथा बिना अपचयन वाली शर्करा का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड्स है? ग्लूकोज, राइबोलोज, लैक्टोज, एरेबिनोज। तो कौन सा है दोस्तों जो डाइसैकेराइड्स है वो कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। डाइसैकेराइड्स में दोस्तों आपका लैक्टोज है आता है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कई बार है वो पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पहले भी आज से 20 साल 30 साल पहले भी पूछा जाता था और आज के टाइम में भी इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है दोस्तों। तो ग्लूकोज को फेहलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर एक अवक्षेप प्राप्त होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है, लाल होता है, काला होता है या फिर सफेद होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज को फेहलिंग विलेन के साथ गर्म करते हैं तो दोस्तों उसमें जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसका जो रंग होता है वो लाल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज का हीम में परिवर्तन, ग्लूकोज का ग्लूटामेट में ऑक्सीकरण, पायरुवेट का सिट्रेट में परिवर्तन या फिर ग्लूकोज का पायरुवेट में ऑक्सीकरण। तो जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है दोस्तों है ना वो क्या होता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाए। ग्लूकोज का पायरुवेट में ऑक्सीकरण है ना, ये ग्लाइकोलिसिस क्रिया में होता है। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, जो सर्दी और जुकाम की वजह से, जिसकी वजह से मैं अच्छे से है वो बोल नहीं पा रहा हूँ है ना, बहुत ही ज्यादा समस्या हो रहा है बोलने में। तो इस वजह से मैं इसका व्याख्या भी है, जो क्वेश्चन है उसका व्याख्या भी नहीं कर, क्योंकि बार बार जो खांसी है वो आते रहता है जिसकी वजह से ज्यादा नहीं होता, इस वजह से ऑप्शन ऑप्शन को बस ही कराते जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको करिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम, कोई भी फेरबदल है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा है ना, जैसे इसमें लिया गया सेम वैसे ही आपको दिखेगा। निम्न में से कौन कीटोहेक्सोज का उदाहरण? मैनोज, गैलेक्टोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रक्टोज दोस्तों कीटोहेक्सोज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शर्करा का सबसे उचित तथा सामान्य विकल्प कौन सा है? ग्लूकोज, एस्पार्टेम, सैक्रिन या फिर साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शुगर है दोस्तों, शर्करा है ना, उसका सबसे उचित और सामान्य विकल्प होता है सैक्रिन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज के साम्य मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन कितना होता है? प्लस 19 डिग्री, प्लस 112 डिग्री या फिर प्लस 52 डिग्री या फिर प्लस 100 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर जो साम्य मिश्रण है उसमें विशिष्ट घूर्णन है वो कितना होता है? तो आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लस 52 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शर्करा को जब सांद्र H2SO4 से अभिकृत कराया जाता है तो इसकी जो चारिंग इस कारण से होती है, तो किसके वजह से दोस्तों यहाँ पर चारिंग होती है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, ऑक्सीकरण, अपचयन, निर्जलीकरण या फिर जल अपघटन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो चारिंग होती है दोस्तों वो होती है निर्जलीकरण मेथड के थ्रू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक सरल है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सबसे अधिक सरल है ना, जो शर्करा में सबसे अधिक सरल है वो कौन है दोस्तों? वो है ग्लूकोज है, जिसका जो सूत्र है आप लोग जानते हैं C6H12O6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज और मैनोज क्या है? एपीमर है, एनोमर है,
कीटोहेक्सोस या फिर डाइसैकेराइड्स है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लूकोज और मैनोज क्या चीज है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एक प्रकार का क्या है, एपीमर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जल अपघटन पर कौन केवल ग्लूकोज देता है, गैलेक्टोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज। तो जल अपघटन होता है दोस्तों, तो उसमें कौन है, वो सिर्फ ग्लूकोज देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। माल्टोज है दोस्तों क्या करता है, ग्लूकोज है वो देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन परिवार का सदस्य नहीं है, पेप्सिन, सेल्यूलोज, टाइलिन या फिर लाइपेज। तो जो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों है ना, उसमें कौन सा है, जो एक है वो तीन किसी न किसी प्रकार से सही है और एक है वो इन सब में अलग है, अलग फैमिली मेंबर से है ना, तो उसमें कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों। यहाँ पर जो सेल्यूलोज है वो कोशिका भित्ति को बनाने के लिए काम आता है सेल्यूल, बाकी पेप्सिन, टाइलिन और ये लाइपेज ये एंजाइम्स है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक मीठी शर्करा है। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों पिछले टाइम एग्जाम हुआ था एफडी है ना, एफडीएलटी, उसमें अरेंज करने के लिए है वो बोला गया था, उसके जो सबसे ज्यादा मीठा है ना, उसको घटते हुए क्रम में लिखना था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल देखने को मिलने ही वाला है। तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज या फिर सुक्रोज है। तो कौन सा है दोस्तों जो सब सर्वाधिक मीठा है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों। फ्रक्टोज है क्या दोस्तों, सर्वा ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज से सर्वाधिक मीठा है दोस्तों। और ये किसमें पाया जाता है, जो मीठे फल है ना, फल है उसमें ये क्या पाया जाए, फ्रक्टोज है आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ग्लूकोज फ्रक्टोज से भिन्न है क्योंकि यह जल अपघटित नहीं होता है, टॉलिन्स अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, मोनोसैक्राइड्स है या फिर इनमें से कोई। तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों जो करेक्ट हो गई इसके लिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज से भिन्न होता है उसका कारण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्लूकोज है दोस्तों फ्रक्टोज से भिन्न है बोला है, क्योंकि यह क्या है, ग्लूकोज से अब एक ही चीज है, ग्लूकोज है दोस्तों, फ्रक्टोज से क्या होता है, कम मीठापन होता है ना, और ये सरल अणु होते हैं, फ्रक्टोज से थोड़ा सा जटिल अणु है वो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, फ्रक्टोज में संभावित प्रकाशिक समय भी है वो क्या है, 12 है, 8 है, 16 है या फिर 4 है। तो फ्रक्टोज में जो संभावित प्रकाशिक समय भी होते हैं दोस्तों उनकी जो संख्या है दोस्तों वो कितना होता है। तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो इनकी जो समय भी है 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यदि ग्लूकोसिस के एक जलीय विलयन को जमाया जाए तो पहले किसका क्रिस्टल पृथक होंगे, ग्लूकोज, जल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यदि ग्लूकोज के एक जलीय विलयन को जमाया जाए तो पहले किसका क्रिस्टलन होता है दोस्तों, जल का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ग्लूकोज एवं डाइसैक्राइड्स, स्टार्च एवं पॉलीसैक्राइड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एनोमर नहीं है या फिर प्रतिप शर्करा में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो असत्य कथन है वो ग्लूकोज एक डाइसैक्राइड्स है बोला है, ये है ग्लूकोज है क्या है दोस्तों, मोनोसैक्राइड्स होते हैं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन की संरचनात्मक विशिष्टता क्या है, एस्टर बंध, ईथर बंध, पेप्टाइड बंध, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो प्रोटीन की संरचना की विशिष्टता है वो क्या चीज है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन की जो संरचनात्मक विशिष्टता होती है वो कहते हैं पेप्टाइड्स बंध की वजह से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम किसको जल अपघटित करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वसाओं को वसीय अम्ल में, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में या फिर पॉलीसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में। तो जो आपका पेप्सिन एंजाइम है दोस्तों वो किसको जल अपघटित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में दोस्तों तोड़ने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम, है ना, जल अपघटित कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम जीवित तंत्रों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, रोध क्षमता प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन वहन करते हैं, फिर जैविक विधियों को उत्प्रेरित करते हैं।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एंजाइम जीवित तंत्र को जैविक विधियों में को उत्प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों उसको आपको देखना है ना। एमिनो अम्ल के अणु जुड़कर प्रोटीन का अणु बनाते हैं, ये बोला गया। दूसरा ऑप्शन में प्रोटीन सूत्र के बहुलक है, C6H10O5N सूत्र के क्या है, बहुलक है, बहुलक किसका, प्रोटीन का। अंडे में प्रोटीन अधिक होता है और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों इसका जो करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सत्य कथन है, जो गलत कथन है वो क्या है, प्रोटीन क्या है, C6H10O5N सूत्र का बहुलक है बोला है, ये आपका बिल्कुल गलत कथन है। बाकी आपका ए, सी और डी ये सभी सही है, लेकिन आपका जो ऑप्शन बी है दोस्तों वो ही गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं है उसको पूछा है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीनो अम्लों में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिल समूह, एमाइड समूह, मेथिल समूह या फिर ए और बी दोनों। तो कौन कौन सी क्रियात्मक समूह है दोस्तों जो अमीनो अम्ल में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पाए, कार्बोक्सिल समूह भी पाया जाता है और एमाइड ग्रुप भी है पाया जाता है, NH2 वाला है ना, ए और बी दोनों है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या है? एक एंजाइम है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक विटामिन है या फिर एक कार्बोहाइड्रेट है? तो हीमोग्लोबिन है वो क्या है दोस्तों, HB, जिसको हम HB के रूप में जानते हैं। तो ये क्या चीज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीनो अम्ल सामान्यतः ज्विटर आयरन के रूप में रहते हैं, अर्थात उसमें क्या होता है, क्षारीय समूह NH2 तथा अम्लीय अम्लीय समूह COOH, क्षारीय समूह NH3++ अम्लीय समूह CO2 या फिर क्षारीय समूह CO2- तथा अम्लीय समूह NH3+, या फिर अम्लीय अथवा क्षारीय समूहों में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अमीनो अम्ल सामान्यतः ज्विटलर आयन के रूप में रहते हैं, अर्थात उसमें जो सारी समूह है वो CO2- तथा अम्लीय समूह NH3+ की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी जीवित कोशिकाओं में महत्वपूर्ण ऊर्जा वाहक कौन सा है, AMP, ATP, ADP या फिर UDP? तो कौन सा है दोस्तों जो सभी कोशिकाओं में महत्वपूर्ण ऊर्जा का वाहक के रूप में काम करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये ऊर्जा वाहक के रूप में दोस्तों प्रत्येक जो कोशिका है उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला से संबंधित 10% ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम दिया है गया है किसके द्वारा, स्टेनले द्वारा, वाइसमैन द्वारा, लिंडेमान द्वारा या फिर टेंसले के द्वारा? तो किसके द्वारा यहाँ पर 10% जो ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम है वो दोस्तों दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, लिंडेमान के द्वारा दोस्तों जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम है उसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयुग्मी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो संयुग्मी प्रोटीन है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो संयुग्मी प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन ये तीनों है दोस्तों आते हैं, इस वजह से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्लों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है, 10 है, 18 है या फिर 20 है दोस्तों? तो जो मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्लों की जो संख्या है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा 10 अति आवश्यक है ना, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है दोस्तों उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला में आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल से हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। गलत संयोजन को छांटो, Fe2+, हीमोग्लोबिन Mg2+, प्रकाश संश्लेषण Se2+, क्रेब्स चक्र और CO2+, विटामिन B12। यहाँ पर जो गलत संयोजन है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है
उसका आंसर है आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। Se2+ है वो क्रेब्स चक्र में बोला है, तो ये वाला है वो आपका रॉन्ग है और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में अपघटन क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, किण्वन या फिर मेटाबॉलिज्म। तो किस नाम से जानते हैं जो दोस्तों हम लोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, किण्वन के नाम से है जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 45वें नंबर का, जैविकीय उत्प्रेरक अनिवार्य रूप से होते हैं कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन अणु या फिर वसा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल। जो जैविक उत्प्रेरक अनिवार्य रूप से होते हैं दोस्तों वो होते हैं अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीनों में पेप्टाइड बंध का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बुर्सी परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, निन हाइड्रीन परीक्षण या फिर बायूरेट परीक्षण। तो प्रोटीन में जो पेप्टाइड बंध है दोस्तों उसका पता लगाने के लिए दोस्तों किस प्रकार का जो परीक्षण है वो किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बायूरेट परीक्षण का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रोटीनों का कार्य नहीं है? नाखूनों का निर्माण, त्वचा का निर्माण, पीसीओ का निर्माण या फिर उपापचय के लिए ऊर्जा प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रोटीनों का कार्य नहीं हो दोस्तों उसमें उपापचय के लिए ऊर्जा प्रदान करना है, ये बोला गया, ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रोटीन का कार्य नहीं है। बाकी नाखून का निर्माण प्रोटीन का काम है, त्वचा का निर्माण प्रोटीन का, टिश्यू का निर्माण, ये सब प्रोटीन के काम के अंतर्गत है। लेकिन उपापचय के लिए जो मेटाबॉलिज्म उसके लिए जो एनर्जी है वो देता है, तो ये नहीं देता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 48वां नंबर का, सुक्रोज अणु बना होता है एक ग्लूकोपाइरोनेज और एक फ्रक्टोपाइरोनेज से या फिर बी सी डी, इसमें कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो सुक्रोज अणु के द्वारा है वो बना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सुक्रोज अणु है वो एक ग्लूकोपैरोनोज और एक फ्रक्टोफ्यूरेनोज के द्वारा है वो बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशिकी अभिक्रिया अमीनो अम्ल है लाइसिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन या फिर एलानिन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लाइसिन दोस्तों एक प्रकाशीय अक्रिय अमीनो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अमीनो अम्ल में क्रॉस लिंक पेप्टाइड श्रृंखला होती है? सेरिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन या फिर टायरोसिन। तो यहाँ पर जो अमीनो अम्ल में दोस्तों क्रॉस लिंक्ड पेप्टाइड श्रृंखला होती है वो कौन सा होगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, सिस्टीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, अमीनो अम्ल किसकी निर्माणकारी इकाई होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीनो अम्ल किसके निर्माण के लिए इकाई होती है? तो ये प्रोटीन का निर्माण का प्राथमिक इकाई होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी प्रोटीन शरीर कोशिकाओं में प्रवेश करते समय एंटीजन को खत्म कर देती है? एंटीबॉडीज, इंसुलिन, क्रोमोप्रोटीन या फिर फास्फोप्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन है ऐसे कौन सी चीज, ऐसा कौन सी प्रोटीन होती है ना जिसको शरीर की कोशिका में प्रवेश करते समय एंटीजन को ही खत्म कर देता है? आप तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो एंटीबॉडीज होती है वो प्रोटीन में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां पर जो एंटीजन होता है उसको तुरंत ही खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ एंटीबॉडी को मारते हैं, विशिष्ट एंटीजन पर क्रिया करते हैं, अलग अलग एंटीजन पर क्रिया करते हैं या फिर एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पर क्रिया करते हैं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो एंटीबायोटिक्स है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ अलग अलग एंटीजन पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर सेल्यूलोज यौगिक। तो जो एंटीबॉडीज है दोस्तों वो एक्चुअल में है क्या चीज? तो आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटीबॉडीज है इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में सोडियम प्लस आयन की अधिकता से
उच्च रक्तदाब होता है, निम्न रक्तदाब होता है, मधुमेह होता है या फिर एनीमिया होता है। तो सोडियम की कमी से दोस्तों, सोडियम प्लस आयन की अधिकता से बोला है, कमी से नहीं बोला है, अधिकता से बोला है ना। तो अधिकता से क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च रक्तचाप है, जो हाई ब्लड प्रेशर है दोस्तों, ये है आपका बढ़ने लगेगा हमारे तंत्र के अंदर में, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उदाहरण है नार्वोन, लेसिथिन, सेल्यूलोज या फिर इंसुलिन। तो जो प्रोटीन का जो उदाहरण है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो इंसुलिन है दोस्तों प्रोटीन का उदाहरण है दोस्तों। ये मधुमेह के इल्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह जो डायबिटीज है वो हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम्स किससे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, खाने योग्य प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जिसमें नाइट्रोजन रहती है, या फिर विशिष्ट संरचना वाले प्रोटीन्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एंजाइम किससे बने होते हैं, तो विशिष्ट संरचना वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे मिलकर एंजाइम से है दोस्तों उसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नैनो पेप्टाइड लिंकेज में डैश पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, 10, 8, 9, 18। तो यहाँ पर कौन सा वाला है दोस्तों जो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से नैनो पेप्टाइड लिंकेज में दोस्तों 8 पेप्टाइड लिंकेज है दोस्तों होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्न क्षारों में से प्यूरिन क्या है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, फिर यूरेसिल। तो प्यूरिन उत्पन्न कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर जो निम्न क्षार दिए गए हैं, है ना, जो आपका जेनेटिक बेस दिए गए हैं, है ना, उसमें जो क्षार है उसमें प्यूरिन हुए क्या उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये क्या करता है, ग्वानिन का व्युत्पन्न होता है। प्यूरिन है क्या है, ग्वानिन व्युत्पन्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। तो देखिए यहाँ पर आरएनए डीएनए से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न रहता है, राइबोस सर्कल तथा थायमिन, राइबोस सर्कल तथा यूरेसिल, डीऑक्सीराइबोस सर्कल तथा थायमिन, डीऑक्सीराइबोस सर्कल तथा यूरेसिल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो डीएन आरएनए है वो डीएनए से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न रहता है दोस्तों, तो आरएनए में दोस्तों यूरेसिल है वो पाया जाता है ना। राइबोस शर्करा तो रहता ही है, साथ में डीएनए से अलग क्या होते हैं, इसमें यूरेसिल पाया जाता है और उसमें थायमिन पाया जाता है ना। बस यही डिफरेंस रहता है जिसकी वजह से ये जो अनुवांशिक पदार्थ है आरएनए और डीएनए ये अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों का दोस्तों हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए वीडियोस हैं उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है तो उसको एग्जाम से आने के बाद दोस्तों अवश्य कमेंट करके हमें बताइएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो तैयारी कराया गया है उसमें से कितना क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। तो आप लोगों को जाते जाते दोस्तों और एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दिलाएगा दोस्तों सभी मित्र लोग।